हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बीकॉम क्लासेस। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज हम अंकेक्षण के प्रकार की ही दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। पहली वाली वीडियो हमने इससे पहले वाले जो प्रकार था वो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा दिया था। इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझा दिया कि दूसरी वीडियो है जो है व्यवहारिक दृष्टि से। किस दृष्टि से? वो थी संस्था की दृष्टि से, यह है व्यावहारिक दृष्टि से। व्यावहारिक दृष्टि से अंकेक्षण कितने प्रकार का होता है, ऑडिटिंग कितने प्रकार की होती है, ये हम आज इस पूरी वीडियो में समझेंगे। आपको क्या करना है, आपको इन सारी को अच्छी तरह समझना है, सुनना है और उनके नोट्स बनाने हैं। तो आइए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं कि हर एक अंकेक्षण के बारे में क्या जानकारी है, कि किसका अंकेक्षण कैसे होता है और ये अंकेक्षण की कितनी प्रकार हैं और हर प्रकार किस किस प्रकार का क्या क्या होता है उसके अंदर, ये सब हम आप समझेंगे। तो पहला जो अंकेक्षण है वो हमारा है निरंतर अंकेक्षण। निरंतर अंकेक्षण किसे कहते हैं? निरंतर अंकेक्षण होता क्या है? निरंतर अंकेक्षण का मतलब क्या है? तो निरंतर अंकेक्षण का मतलब होता है जब कंपनी में सभी कर्मचारियों के साथ साथ अंकेक्षण भी पूरी साल कार्य करता रहता है, पूरे वर्ष कार्य करता रहता है, तो ऐसे अंकेक्षण को निरंतर अंकेक्षण कहते हैं। मतलब किसी एक अवधि के लिए निरंतर अंकेक्षक को नियुक्त नहीं किया जाता, पूरे वर्ष कार्य करता रहता है, तो ऐसा अंकेक्षण निरंतर अंकेक्षण कहलाता है। तो निरंतर अंकेक्षण का पहला जो वो है निरंतर अंकेक्षण के अब हमारे लाभ क्या क्या हैं। भाई निरंतर अंकेक्षण अगर हम रखें तो उसके लाभ क्या हैं, क्यों हम पूरी साल उसको पैसा दें, तो उसके लाभ हैं बताए गए हैं। तो लाभ क्या बताए गए? पहला है विस्तृत व गहरी जांच। जितने भी हमारे खाते होते हैं, जितने भी हमारे प्रलेख होते हैं, उन सब की हमें गहरी जांच, विस्तृत जांच करने का मौका मिल जाता है। उससे हर एक पॉइंट को जांचने का मौका मिल जाता है, हर एक पॉइंट को समझने का, उसकी गलती पकड़ने का मौका मिल जाता है। तो पहला क्या हो जाता है? विस्तृत जांच कर सकता है। दूसरा, अंतिम खातों का शीघ्र तैयार होना। जो अंतिम खाते होते, फाइनल अकाउंट होते, वो शीघ्र तैयार हो जाते हैं, उनको किसी भी प्रकार का कुछ करना नहीं पड़ता, अंतिम खातों की शीघ्र जांच हो जाती है। फिर अगला है कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव। इससे क्या पड़ता है? हमारे कर्मचारी जो हैं, हमारे संस्था के जो कर्मचारी हैं, उन पर नैतिक प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? नैतिक प्रभाव पड़ता है। अच्छा, जिस चीज के लाभ होते हैं उस चीज की कुछ हानि भी होती है। तो निरंतर अंकेक्षण के हमने ये लाभ पढ़े, अब हम इसकी हानियां देखते हैं। हानियां क्या है? तो हानियों में जो पहली हानि है वो है कार्य, व्यापार के कार्य में बाधा। निरंतर अंकेक्षण करवाने से क्या होता है? जो कार्य हमारा जो चल रहा होता है उसमें बाधाएं आने लगती हैं, रुकावटें आने लगती हैं। दूसरा है खर्चीला होना। भाई पूरी साल अंकेक्षण को तनख्वाह देंगे, खर्चा बढ़ जाएगा कंपनी का, तो खर्चीला होता है। ये क्या होता है? खर्चीला। फिर नैतिक प्रभावों में कमी। कर्मचारियों के जो नैतिक प्रभाव है उसमें कमी आने लगती है। तो ये था निरंतर अंकेक्षण। निरंतर अंकेक्षण होता क्या है? जब पूरी साल कर्मचारियों के जैसे कर्मचारी काम कर रहे हैं वैसे ही हमारा अंकेक्षक भी हमारी कंपनी में कार्य करता रहता है, तो उसे निरंतर अंकेक्षण कहते हैं। अच्छा, निरंतर अंकेक्षण के बाद अगला आ जाता है वार्षिक अंकेक्षण। वार्षिक अंकेक्षण क्या होता है? जब वित्तीय वर्ष समाप्त होता है, जब हमारा वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने के पर हम अपनी पुस्तकों का, अपनी कंपनी के पुस्तकों का अंकेक्षण करवाते हैं, तो ऐसे अंकेक्षण को वार्षिक अंकेक्षण कहा जाता है। वार्षिक अंकेक्षण किसे कहा जाता है? जब वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर, ध्यान दीजिएगा, वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने पर जब कंपनी के पुस्तकों का अंकेक्षण किया जाता है तो उससे वार्षिक अंकेक्षण कहते हैं। अच्छा, वार्षिक अंकेक्षण में क्या क्या आता है? समय कम लगता है। इसके लाभ क्या क्या है? पहला लाभ ये है, समय कम लगता है। पूरी साल तो होता नहीं है, तो समय की बचत होती है। कम व्यय होता है, व्यय कम होता है, खर्चा नहीं होता। पूरी साल हमें अंकेक्षण को तनख्वाह नहीं देनी होती, जितने टाइम के लिए बुलाया वो उतना काम करा, उसने उसको उतनी तनख्वाह दी, उसको जाने दिया। तो क्या कम व्यय होता है। छोटी संस्थाओं के लिए सुलभ है। भाई जितनी छोटी संस्थाएं हैं, छोटे बिजनेस हैं, वो पूरी साल अंकेक्षण की नियुक्ति नहीं करवा सकते, वो इतना खर्चा अंकेक्षण का नहीं उठा सकते, तो उनके लिए सुगम है कि वो वार्षिक अंकेक्षण करवा लें। वार्षिक हो गया, वार्षिक अंकेक्षण करवा लें। क्लियर है? तो वार्षिक अंकेक्षण की ये थे लाभ। अगली बात आती है इसकी हानि। भाई इसकी लाभ है, उसकी हानियां भी है। तो हानियां क्या है इसकी? हानियां पहली है रिपोर्ट में देरी हो जाती है। रिपोर्ट मिलने में अंतिम, या ऐसे समझ लो कि अंतिम खाते बनाने में देरी हो जाती है। कभी कभी अंकेक्षक के पास समय नहीं होता है जिसको आप नियुक्त करना चाहते हैं, तो देरी हो जाती है।
हिसाब किताब की गहरी जांच नहीं हो पाती, क्योंकि साल के आखिर में आया 2-3 दिन के लिए तो ऊपर ही ऊपर जांच करके वो आपका सही कर देता है। तो ये क्या है, हिसाब किताब में की गहरी जांच नहीं हो पाती। तीसरा है पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, कुछ ही समय के लिए आता है अंकेक्षण, पूरी साल तो नहीं रहता ना, तो हिसाब किताब की सही विस्तृत जांच नहीं हो पाती है और पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। क्या नहीं मिल पाता है, पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, कम समय में वो सारा काम करके निपटा के चला जाता है। तो ये थे हमारे वार्षिक अंकेक्षण। अच्छा, अगला हमारा आता है अंतरिम अंकेक्षण। अंतरिम अंकेक्षण क्या होता है? अंतरिम अंकेक्षण का मतलब होता है वर्ष के बीच में किया गया अंकेक्षण। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें वर्ष के बीच में, वार्षिक अंकेक्षण वर्ष के अंत में, अंतरिम अंकेक्षण नहीं, वर्ष के बीच में, अगर वर्ष के बीच में हमारी कोई ऐसी स्थिति आ जाए, जैसे कोई साझेदार हमारा रिटायरमेंट ले रहा है, नए साझेदार को हमें बुलाना है, या ख्याति का मूल्यांकन बीच उसमें करना है, बीच वर्ष में करना है, तो ऐसी स्थिति में कराया गया अंकेक्षण अंतरिम अंकेक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतरिम अंकेक्षण। मतलब वर्ष के बीच में जो अंकेक्षण कराया जाता है, फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने से पहले जो अंकेक्षण कराया जाता है, वो हमारा अंतरिम अंकेक्षण कहलाता है। अगला लागत अंकेक्षण। लागत अंकेक्षण क्या होता है? लागत मतलब तो समझिए कॉस्ट, यानी जब लागत विवरण की शुद्धता और सत्यता की जांच की जाती है। क्या करी जाती है? हमारी कंपनी में लागत की, क्या कितनी, हमारे प्रोडक्ट को बनने में कितनी लागत आ रही है, उस लागत की जांच की जाती है। क्या करा जाता है? उस लागत की जांच करी जाती है। लागत के विवरण, उसके जितने विवरण हैं, जितने भी लेखे हैं, प्रलेखे हैं, उन सब की रजिस्टर, उन सब की जब जांच की जाती है, उनकी शुद्धता और सत्यता देखी जाती है, तो ऐसे अंकेक्षण को लागत अंकेक्षण कहा जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला ये देख लेते हैं, पहले कर अंकेक्षण, ये तो हम फिर आपको समझाएंगे, पहले कर अंकेक्षण देख लेते। कर अंकेक्षण क्या होता है? कर, टैक्स। टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स में हम अंकेक्षण कैसे करेंगे भाई? टैक्स का अंकेक्षण, तो टैक्स का अंकेक्षण होता है ऐसी संस्था जिनकी आवत प्राप्तियां तथा ऐसे पेशावर व्यक्ति जिनकी आय निर्धारित सीमा से अधिक हो। सरकार ने एक नियम बनाया है धारा 244 के अनुसार। वो नियम ये है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसी कंपनियां जिसकी प्राप्तियां और देनदारियां तथा ऐसे पेशावर व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर, ऐसे पेशेवर व्यक्ति जिनकी आय एक निर्धारित सीमा से ऊपर चली जाती है, जितनी सरकार ने सीमा रखी है, निर्धारित सीमा, जब उससे ऊपर आप चले जाते हैं तो आपको भी अंकेक्षण करवाना पड़ता है। तो ऐसे अंकेक्षण को कर अंकेक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर अंकेक्षण कहते हैं, टैक्स ऑडिटिंग। रोकड़ अंकेक्षण। रोकड़ अंकेक्षण क्या होता है? रोकड़ माने कैश। कैश का अंकेक्षण कैसे होगा? तो कैश का अंकेक्षण का मतलब है किसी विशेष अवधि के लेन देन की जांच करना। जब हम किसी विशेष तारीख, किसी विशेष अवधि के लेन देन की जांच करते हैं, तो ऐसे अंकेक्षण को हम क्या कहते हैं? रोकड़ अंकेक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे अंकेक्षण को? रोकड़ अंकेक्षण कहते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगला देखिए निपुणता अंकेक्षण। निपुणता अंकेक्षण क्या होता है? निपुणता अंकेक्षण जो अंकेक्षक होता है वो अंकेक्षण का कार्य नहीं करता है, वो क्या करता है? आपकी योजनाओं पर, आपकी नीतियों पर सिर्फ परामर्श देता है, एडवाइस देता है। क्या करता है? ये क्या करेगा? आपने जितनी नीतियां बनाई हैं, जितनी आपने योजनाएं बनाई हैं अपनी कंपनी के लिए, उन पर वो क्या करेगा? परामर्श देगा, आपको एडवाइस देगा। एडवाइस देता है, अंकेक्षण का कार्य नहीं करेगा, सिर्फ एडवाइस देगा। ऐसा अंकेक्षण निपुणता अंकेक्षण कहलाता है। क्लियर है? निपुणता अंकेक्षण। आगे चलते हैं। चिट्ठे का अंकेक्षण। जब चिट्ठे की देनदारियों, चिट्ठे के कैपिटल, मतलब चिट्ठे में आने वाली सभी मदों की जो गहन जांच करता है, विस्तृत जांच करता है, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अंकेक्षण को क्या कहा जाता है? चिट्ठे का अंकेक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिट्ठे का अंकेक्षण कहा जाता है। अगला पर्यावरण अंकेक्षण। पर्यावरण अंकेक्षण मतलब प्रदूषण की जांच करने वाला अंकेक्षण पर्यावरण अंकेक्षण होता है, जो प्रदूषण की जांच करते हैं वह। अगला है विस्तृत अंकेक्षण। विस्तृत अंकेक्षण मतलब जब एक ही अंकेक्षण पूरे विस्तार में
हर एक मदों पर गहन जांच करता है, बहुत गहनता से देखता है, ऐसे अंकेक्षण को विस्तृत अंकेक्षण कहते हैं। पूर्ण अंकेक्षण का मतलब एक ही अंकेक्षण जब सारा कार्य करता है, वो लागत अंकेक्षण भी करता है, रोकड़ अंकेक्षण भी करता है, जितने भी अंकेक्षण को जब एक ही बार में कर देता है, एक ही अंकेक्षण करता है, उसे पूर्ण अंकेक्षण कहते हैं। आंशिक अंकेक्षण का मतलब क्या होता है? आंशिक अंकेक्षण का मतलब होता है कि जब किसी एक अंकेक्षण कंपनी की किसी एक चीज का अंकेक्षण करता है, किसी एक अंश का अंकेक्षण करता है, तो उसे आंशिक अंकेक्षण कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। एक बार फिर से कर देते हैं कि अंकेक्षण के प्रकार कितने हैं व्यवहारिक दृष्टि से। संस्था की दृष्टि से इससे पहले वाले चैप्टर में है, वो कमेंट बॉक्स में अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट हमारे जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाकर आपको लिंक मिल जाएगी कि उसकी वीडियो की, वहां से आप देख सकते हैं। फिलहाल हम इस पर आते हैं। तो व्यावहारिक दृष्टि से कितने अंकेक्षण होते हैं? निरंतर अंकेक्षण जो पूरी साल चलता है, वार्षिक अंकेक्षण वर्ष के अंत में जो होता है, अंतरिम अंकेक्षण वर्ष के बीच में अगर कोई अंकेक्षण कराया जाता हो तो उसे अंतरिम अंकेक्षण कहते हैं। लागत अंकेक्षण लागत विवरणों की जांच करना, लागत अंकेक्षण। रोकड़ अंकेक्षण किसी विशेष अवधि के रोकड़ की लेन देनों की जांच करना, रोकड़ अंकेक्षण। निपुणता सिर्फ एडवाइस देता है आपकी नीतियों पर, आपकी योजनाओं पर। चिट्ठे का अंकेक्षण जो चिट्ठे का अंकेक्षण करेगा, चिट्ठे की जांच करेगा, चिट्ठे का अंकेक्षण हो जाता है। पर्यावरण अंकेक्षण प्रदूषण की जांच करने वाला। विस्तृत अंकेक्षण में क्या होता है? गहनता से पूरी हर एक चीज की विस्तृत जांच करता है। पूर्ण अंकेक्षण पूरे संस्था का अंकेक्षण करने वाला, पूरी संस्था का अंकेक्षण करने वाला। अंतरिम अंकेक्षण किसी एक अंश का अंकेक्षण करने वाला। कर अंकेक्षण संस्थाओं का और उन पेशेवर व्यक्तियों का अंकेक्षण जो एक निर्धारित सीमा से अधिक हो चुकी है, जिनकी आय एक निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।